दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन चल रहा है संगठित नियोजन, और इस संगठित नियोजन का आज भाग नंबर चौथा। हेडिंग वह पद कैसे पाएं जो आप चाहते हैं। हर व्यक्ति अपने लिए सबसे उपयुक्त काम करके खुश होता है। एक चित्रकार पेंट से, एक शिल्पकार अपने हाथों से और एक लेखक लेखन से प्यार करता है। कम निश्चित प्रतिभा वाले लोगों की प्राथमिकता व्यापार और उद्योग के कुछ निश्चित क्षेत्रों में होती है। यदि अमेरिका कुछ अच्छी तरह से करता है तो यह कि यह पैसे की, मिट्टी की जुताई, निर्माण, विपणन और व्यवसायों की पूरी श्रृंखला प्रदान करता है। नंबर 1, सही निर्णय लें कि आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं। यदि काम पहले से ही मौजूद नहीं है तो शायद आप इसे उत्पन्न कर सकते हैं। 2 नंबर, जिस व्यक्ति या कंपनी के लिए आप काम करना चाहते हैं उसको चुनें। 3 नंबर, अपने भावी नियोक्ता की नीतियों, कर्मियों और उन्नति की संभावना का अध्ययन करें। 4 नंबर, अपने विश्लेषण, अपनी प्रतिभा और क्षमताओं से यह जानें कि आप क्या प्रदान कर सकते हैं और उन लाभों, सेवाओं, सुधारों, विचारों को देने के तरीकों और साधनों की योजना बनाएं जिन्हें आप मानते हैं कि आप सफलतापूर्वक वितरित कर सकते हैं। 5वां नंबर, नौकरी के बारे में भूल जाएं कि कोई नौकरी है या नहीं। इस सामान्य रूटीन को भूल जाएं कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है। इस बात पर ध्यान लगाओ कि आप क्या कर सकते हैं। 6 नंबर, एक बार आपके मन में अपनी योजना बन गई है तो एक अनुभवी लेखक का प्रबंध करके इसे साफ तरीके से और पूरे विस्तार से कागज पर लिखवा लो। 7वां नंबर, इसे अधिकार वाले उचित व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करें और बाकी काम वह करेगा। हर कंपनी उन लोगों को तलाश रही है जो कुछ मूल्यवान दे सकें, चाहे वह विचार हो या सेवाएं हो या संपर्क। हर कंपनी के पास उस व्यक्ति के लिए जगह है जिसके पास एक ऐसी निश्चित कार्य योजना है जो कंपनी के लाभ के लिए है। प्रक्रिया की इस शैली से कुछ दिनों या सप्ताहों का अतिरिक्त समय लग सकता है, लेकिन आय में, उन्नति में और पहचान में जो अंतर होगा वह छोटे वेतन पर कड़ी मेहनत के वर्षों की बचत करा देगा। इसके कई फायदे हैं। एक मुख्य फायदा यह अक्सर एक चुने हुए लक्ष्य तक पहुंचने में 1 से 5 साल तक का समय बचा लेगा। हर व्यक्ति जो सीढ़ी पर आधे रास्ते से शुरुआत करता है, सोच समझकर और सावधान योजना के द्वारा ऐसा करता है, जाहिर है बॉस के बेटे को छोड़कर। हेडिंग, सेवाएं बेचने का नया तरीका। नौकरियां अब साझेदारियां हैं। वे पुरुष और महिलाएं जो भविष्य में अच्छे लाभ के लिए अपनी सेवाएं बेचना चाहते हैं, उन्हें इस अद्भुत परिवर्तन को स्वीकार करना होगा जो नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संबंध में हुआ है। भविष्य में गोल्डन नियम, न कि गोल्ड के नियम, माल के विपणन, साथ ही व्यक्तिगत सेवाओं में भी भावी होने वाले कारक होंगे। नियोक्ताओं और उनके कर्मचारियों के बीच भविष्य के संबंध साझेदारी की प्रकृति में अधिक होंगे, जिनमें शामिल होंगे बा कर्मचारी, सा जनता जिसकी वे सेवा करते हैं। व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन का यह नया तरीका कई कारणों के लिए नया कहा जाता है। पहला, भविष्य के नियोक्ता और कर्मचारी दोनों सहकर्मी माने जाएंगे जिनका काम निपुणता से जनता की सेवा करना होगा। पुराने समय में नियोक्ताओं और कर्मचारियों ने अपने बीच सौदेबाजी की हुई है, एक दूसरे से जितना हो सके अधिकतम लाभ कमाते हुए, बिना इसका विचार किए कि अंतिम विश्लेषण में वे वास्तव में तीसरे पक्ष की कीमत पर सौदेबाजी कर रहे थे, अर्थात जनता जिसकी वे सेवा करते थे। अवसाद ने घायल जनता के एक शक्तिशाली विरोध के रूप में कार्य किया जिसका अधिकार हर दिशा में उन लोगों द्वारा कुचल दिया गया था जो व्यक्तिगत फायदे और बचत के लिए चिल्ला रहे थे। जब अवसाद के मलबे को हटा लिया गया होगा और व्यापार एक बार फिर से संतुलित करने के लिए बहाल कर दिया गया होगा तो नियोक्ता और कर्मचारी दोनों पहचान लेंगे कि अब उन्हें उन लोगों की कीमत पर लाभ कमाने का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है जिनकी वे सेवा करते हैं। भविष्य की असली नियोक्ता जनता होगी। यह बात प्रभावी रूप से व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने की तलाश में रहने वाले हर व्यक्ति के दिमाग में सबसे ऊपर रखी जानी चाहिए।
अमेरिका में लगभग हर रेल मार्ग वित्तीय कठिनाई में है। वह दिन किसे याद नहीं जब यदि किसी नागरिक ने टिकट कार्यालय में एक गाड़ी के प्रस्थान के समय के बारे में पूछ लिया तो उसे विनम्रता से जानकारी देने के बजाय अचानक बुलेटिन बोर्ड के पास भेज दिया जाता था। स्ट्रीट कार कंपनियों को भी एक समय के परिवर्तन का अनुभव हुआ है। बहुत ज़्यादा समय पहले नहीं, एक समय था जब स्ट्रीट कार कंडक्टर यात्रियों को तर्क देने में गर्व करते थे। कई स्ट्रीट कार की पटरियों को हटा दिया गया है और यात्री बस में सवारी करते हैं, जिसका ड्राइवर शीतला का साक्षात उदाहरण है। देश भर में स्ट्रीट कार पटरियां परित्याग से जंग खा रही हैं या उठा ली गई हैं। जहां कहीं भी स्ट्रीट कार अभी भी संचालन में है, यात्री अब तर्क के बिना सवारी कर सकते हैं और कोई भी ब्लॉक के बीच में भी कार को बुला सकता है और मोटरमैन उदारतापूर्वक उसे चढ़ा लेगा। समय कैसे बदल गया है, यही बिंदु है जिस पर मैं जोर देने की कोशिश कर रहा हूँ। समय बदल गया है, जिसके अलावा परिवर्तन न केवल रेल मार्ग कार्यालयों और स्ट्रीट कारों में प्रतिबिंबित होता है, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी। जनता स्थापित हो कि नीति अब गायब हो चुकी है। यह स्नान अब हम हैं, यह स्थान अब हम हैं, उदारतापूर्वक आपकी सेवा में श्रीमान इस नीति द्वारा ले लिया गया है। बैंकरों ने इस तेजी से परिवर्तन के दौर में एक दो बातें सीखी हैं जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान घटी हैं। आज के एक बैंक अधिकारी या बैंक कर्मचारी की ओर से अभद्रता उतनी ही दुर्लभ है जितनी यह एक दर्जन साल पहले विशिष्ट थी। पिछले कुछ वर्षों में कुछ बैंकरों, बेशक उनमें से सभी ने कठोरता का एहसास दिया है, जिसने हर एक ऋण लेने वाले व्यक्ति में एक सिहरन पैदा की जब उसने ऋण के लिए अपने बैंकर के पास जाने के बारे में सोचा तक भी। अवसाद के दौरान हजारों बैंक विफलताओं पर महोगनी दरवाजे को पीछे हटाने का प्रभाव पड़ा। जो बैंकरों ने खुद रुकावट डाल रखी थी, वे अब खुले में डेस्क पर बैठते हैं, जहां उनसे किसी भी जमाकर्ता या किसी के भी द्वारा जिनकी मिलने की इच्छा हो अपनी मर्जी से मिला और संपर्क किया जा सकता है। और बैंक का पूरा माहौल एक शिष्टाचार और समझ वाला है। ग्राहकों के लिए कोने के किराना पर खड़े होकर तब तक इंतज़ार करना प्रचलित हुआ करता था जब तक क्लर्क अपने दोस्तों के साथ दिन का समय नहीं गुजार लेता था, और इंतज़ार करवाए जाने से पहले मालिक अपना बैंक जमा पूरा नहीं कर चुका होता था। ग्राहक के जूते चमकाने में कमी रखने वाली सेवा के रास्ते में सब कुछ करने वाले विनम्र पुरुषों द्वारा प्रतिबंधित चेन स्टोर से पुराने समय के व्यापारियों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया है। समय चलता रहता है। शिष्टाचार और सेवा आज बिक्री के नारे हैं, उस व्यक्ति पर लागू होते हैं जो उस नियोक्ता की तुलना में और भी प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत सेवाओं को बेच रहा है जिसके लिए वह काम करता है। क्योंकि अंतिम विश्लेषण में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों जनता के द्वारा काम में लगाए जाते हैं। यदि वे अच्छी तरह से सेवा करने में विफल रहते हैं तो वे सेवा करने के अपने विशेषाधिकार खोने के नुकसान से भुगतान करते हैं। हम सब वह समय याद कर सकते हैं जब गैस मीटर पढ़ने वाला इतने ज़ोर से दरवाजे पर तड़ातड़ मारता था जो उन्हें तोड़ने के लिए काफ़ी थे। जब दरवाज़ा खुल जाता था तो वह त्योरी चढ़ाए चेहरे के साथ बिना बुलाए अंदर घुसा चला आता था, मानो कह रहा हो, मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया। वह सब अब बदल चुका है। मीटर पढ़ने वाला आदमी अब एक सज्जन के रूप में खुद को पेश करता है, जो अब मानो कह रहा हो, आपकी सेवा से मुझे खुशी होगी सर। इससे पहले कि गैस कंपनियां यह सीखती कि हमारे त्योरी चढ़ाए मीटर पढ़ने वाले कभी न चुकाई जाने वाली देनदारियां जमा कर रहे हैं, तेल बर्नर के विनम्र सेल्समैन आए और भूमि कार्यालय का व्यापार किया। अवसाद के दौरान मैंने पेंसिल्वेनिया के एंथेसाइट कोयला क्षेत्र में कई महीने उन परिस्थितियों का अध्ययन करते हुए बिताए जिन्होंने कोयला उद्योग को लगभग नष्ट कर दिया। कई बहुत महत्वपूर्ण खोजों के बीच तथ्य था कि ऑपरेटरों और उनके कर्मचारियों की ओर से लालच ऑपरेटरों के लिए व्यापार के नुकसान का और खनिकों के लिए नौकरियों के नुकसान का प्रमुख कारण था। एक कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करने वाले अति उत्साही श्रम
नेताओं के एक समूह और ऑपरेटरों की ओर से लालच के दबाव के माध्यम से बसाहट व्यापार अचानक क्षीण हो गया। कोयला ऑपरेटर और उनके कर्मचारी कोयले की कीमत में सौदेबाजी की लागत को जोड़कर एक दूसरे के साथ तब तक तेज सौदेबाजी करते रहे जब तक अंत में वे यह नहीं जान गए कि उन्होंने तेल से जलने वाली चीज़ों के निर्माताओं और कच्चे तेल उत्पादकों के लिए एक बहुत अच्छा व्यवसाय बना दिया है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। कई लोगों ने बाइबल में यह पढ़ा है, लेकिन कुछ ने इसके अर्थ की खोज की है और अब और कई वर्षों तक पूरी दुनिया ज़बरदस्ती एक धर्मोपदेश सुनती आ रही है जिसे अच्छी तरह ऐसे कहा जा सकता है, मनुष्य वही काटेगा जो कुछ भी वह बोता है। कुछ भी इतना व्यापक और प्रभावी नहीं जितना अवसाद। संभवतः सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता है, अवसाद के पीछे एक कारण था। कुछ भी कभी एक कारण के बिना नहीं होता है। मुख्य रूप से अवसाद का कारण दुनिया भर की बुआई के बिना काटने की कोशिश करने की आदत से सीधे पता लगाया जा सकता है। इसका एक गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए कि अवसाद एक फसल का प्रतिनिधित्व करता है जिसे दुनिया को बोए बिना ही काटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुसीबत यह है कि दुनिया ने गलत तरह का बीज बोया है। कोई भी किसान जानता है कि वह गोखरू के बीज बोकर अनाज की फसल नहीं काट सकता है। विश्व युद्ध के प्रकोप की शुरुआत में दुनिया के लोगों ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अपर्याप्त सेवा के बीज बोने शुरू कर दिए थे। लगभग हर कोई दिए बिना प्राप्त करने की कोशिश के सगल में लगा हुआ था। ये उदाहरण उन लोगों के ध्यान में लाए जाते हैं जिनके पास बेचने के लिए व्यक्तिगत सेवाएं हैं, उन्हें यह दिखाने के लिए कि हम जहां भी हैं और जो भी हैं हम अपने स्वयं के आचरण की वजह से हैं। यदि कारण और प्रभाव का सिद्धांत है जो व्यापार, वित्त और परिवहन को नियंत्रित करता है, तो यही एक सिद्धांत व्यक्तियों को भी नियंत्रित करता है और उनकी आर्थिक स्थिति निर्धारित करता है। दोस्तों, संगठित नियोजन का चौथा भाग यहीं पर पूरा करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।